हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी। इस कहानी का नाम है मांगलिक से मंगल तक का सफ़र। बहुत ही अच्छी कहानी है। जब मैंने इसे पढ़ा था तब मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे पास पूरी कहानी नहीं थी। फिर मैंने इस कहानी को ख़रीदा और फिर मैंने इसे पढ़ा तो बहुत अच्छी लगी। और तब मैंने एक दिन ऐसे वीडियो डाल दिया था कि लोगों को ये कहानी कैसी लगी, उनसे भी पूछते हैं। तब काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आप ये पूरी कहानी लेके आइए। तब फिर मैंने सोचा कि चलो आपके लिए ये पूरी कहानी डालते हैं, क्योंकि आप इतना कह रहे हो तो आपको इतनी पसंद आई है। काफ़ी लोगों को ये काफ़ी कहानी पसंद आई, तो मैं ये कहानी डाल रही हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो मैं 152 इसके एपिसोड है वो पूरे डालूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। रियल बता रही हूँ, एक बार आप ये कहानी पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर अच्छा लगे तभी आप इसको लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हो आप। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस कहानी को शुरू। इंदौर एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए ताका झांकी करने की कोशिश कर रहे थे, और अंदर एक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलकें झुकाए बैठी थी, और कुछ लोग उसके आसपास उसको घेर कर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का बैठा था, जो उस लड़की को ही बार बार चोर नज़रों से देख रहा था, या फिर शायद उस लड़की के देखने का वेट कर रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई। कोई उसे कुछ बोलता तो वह बस हाँ हम में जवाब देती। तभी उस लड़की की माँ अदिति जी अपने सामने बैठी महिला से बोली, तो हम यह रिश्ता पक्का समझे। सामने बैठी उस महिला ने एक नज़र अपनी पति की ओर देखा, फिर उस लड़के की तरफ देखा, तो दोनों ने अपनी पलकें झपका दी। फिर वह महिला सुधा जी अदिति जी से बोली, हमें ये रिश्ता मंजूर है। एक बार आप अपनी बेटी वैशाली से भी पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ वैशाली के पापा मनोज जी की है। वह बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वही घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़की के पापा विपिन जी बोले, यह तो आपने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्ची को, वरना तो आजकल की लड़कियां सीधा घर से भाग जाती है। मनोज जी फिर अपनी तेज आवाज में बोले, हमारे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा ख्याल भी मन में लाया तो वह अच्छे से जानती है उसकी समाधि घर के बाहर होगी। अंदर डोर के पीछे छुप के खड़ी दो लड़कियां डर सी गई। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बन के आएगी। वैशाली सबकी बातें सुनकर अपने मन ही मन में व्यंग हंसी हंस दी। बहू बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता। वैशाली अपने मन में सोच रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली के हाथ में मिठाई की प्लेट जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, चलो अब सबका मुंह है मीठा करवाओ। वैशाली को तो अब आदत सी हो गई थी वेटर बनने की। यह उसके लिए 49वां रिश्ता जो आया था, और वैशाली यह भी जानती थी कि कुछ देर में यह लोग भी उसको मना करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वह सर नीचे करके उठी और बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगी। अदिति जी ने भी वैशाली की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया था। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर आपको पसंद नहीं होगा तो वह अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो यह समझकर चलिए कि एक सुशील बहू अपने घर लेकर जाएंगे यहाँ से। वैशाली फिर मन में हंस पड़ी और बोली, सरकारी नौकरी की ही तो वजह से इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो मेरे ही घर वाले फांसी दे देते मुझे। और बहू क्यों, सीधा सीधा नौकरानी बोलो ना।
वैशाली मिठाई की प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत अपनी नज़रें उठाकर उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। वह 45 साल का कोई आदमी था। उसे आदमी ने वैशाली को देखकर आंख मार दी और अपना विजिटिंग कार्ड वैशाली को देते हुए कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नज़रें झुका ली, फिर शांति से अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की माँ सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी हमको इजाज़त दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाकर पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको 1-2 घंटे में कॉल करके बता देते हैं। सभी के फेस पर मुस्कान आ गई और अदिति जी ने लड़के वालों को विदा किया। लड़के वालों को जाते ही डोर के पीछे जो लड़कियां छुपी हुई थी वह बाहर आ गई और जो नाश्ता बचा था वह जल्दी जल्दी उठाकर कुछ खाया और कुछ अपने हाथों में भर लिया कि तभी अदिति जी और मनोज जी अंदर आ गए। यह देखकर सब सुन खड़े हो गए। मनोज जी ने एक नज़र वैशाली को घूर कर देखा और अदिति जी से बोले, इस लड़की से बोल दो, इतनी मुश्किल से कोई लड़का तैयार हुआ है। अभी पंडित जी जो जो रस्म और रिवाज बोले शांति से बिना मुंह बनाए कर दे। अदिति जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मनोज जी अपनी किराने की दुकान जाने के लिए अपना फ़ोन और स्कूटी की चाबी उठाते हुए घूमकर वैशाली को ताना मारते हुए बोले, कुछ शुभ काम होता है तो पहले ही यह मुंह बनाकर बैठ जाती है और काम को बिगाड़ देती है। वैशाली चुपचाप सुन रही थी। शायद यह उसके लिए कुछ नया नहीं था। 7 साल से वह यही ताने गालियां ही सुन रही थी। मनोज जी ताने मारते हुए घर से निकल गए कि गेट के पीछे खड़ी दोनों लड़कियां खुशी से उछलने लगी और आपस में बोली, अब इस मंगली की शादी हो जाएगी तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। वैशाली ने अपनी दोनों बहनों को एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा, फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि घर का फ़ोन बजा। अदिति जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी साइड की बात सुनकर वह रोने लगी और बोली, बहन जी कोई तो उपाय होगा, एक बार पंडित जी से बात करके देखिए। पर कॉल कट चुका था। अदिति जी की बस इतनी सी बात सुनकर वैशाली समझ गई थी कि लड़के वालों का फ़ोन आया था और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया और अब उसकी मार खाने की बारी आ गई है। वैशाली का सोचना ही था कि अदिति जी गुस्से में बेलन लेकर आई और वैशाली को मारते हुए बोली, डायन तू मर क्यों नहीं जाती, ऐसी मांगलिक है तू कि बड़े से बड़ा मांगलिक लड़का भी तेरे से शादी करके संकट में आ जाएगा। वैशाली की माँ कह रही थी कि 29 साल की हो गई है पर शादी का कोई ठिकाना नहीं। तेरी वजह से तेरी ये दोनों बहनें पड़ी हुई है, तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही है। लड़की वाले बोलते हैं जिस घर में 3 कुंवारी लड़कियां हो उस घर में अपनी लड़की कोई नहीं देगा। अब क्या बताऊं उन लोगों को, यह मांगलिक लड़की जो पड़ी है मेरे घर में हमारा नाश करने के लिए। अदिति जी बस वैशाली को बुरा भला कहती हुई मारे जा रही थी और वैशाली चुपचाप बस आंखें बीचे रोते हुए दर्द सह रही थी। दर्द मार पड़ने का नहीं, अपनी माँ से इतनी जली कटी बातें सुनने का था। वह मांगलिक थी, उसमें उसका क्या दोष था? उसके मंगल दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं था तो उसकी क्या गलती थी? लेकिन सब तो उसको और उसके नसीब को ही दोष देते थे। वैशाली शांत खड़ी सिर नीचे करे मार खा रही थी। उसको अब मार खाने की भी आदत पड़ चुकी थी। अदिति जी वैशाली को मारते हुए थक गई तो वहीं थक कर चेयर पर बैठ गई और बोली, तू चली जा यहाँ से, तुझे कोई लड़का पसंद हो तो भाग जा उसके साथ, बस हमारा पिंड छोड़ दे। तेरी वजह से तेरी इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही है।
तू तो है ही मांगलिक, पर तेरी वजह से इन दोनों की शादी की उम्र निकली जा रही है। तेरा भाई और ये दोनों लड़कियां सब तेरी वजह से बैठी हैं। चली जा, कहीं भी जाके मर, बस चली जा, वरना मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए अदिति जी का गला सूखने की वजह से खांसने लगी। वैशाली की दोनों बहनें आगे आई और वैशाली को घूरते हुए अदिति जी को अंदर लेकर चली गई। अब वैशाली अपने आप को रोक नहीं पाई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। उसको आज अपनी माँ की बातें ज़रूरत से ज़्यादा बुरी लग रही थी। वह भी तंग आ चुकी थी इन सब चीज़ों से। 5 साल से कोई उसे ठीक से बात नहीं करता था। उसको हर बार ऐसा ही फील कराया जाता था कि सब दुखों की वजह वह है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी जान खुद ले सके। अगर ऐसा होता तो वह कब की अपनी जान दे चुकी होती। उसने एक बार नींद की गोलियां खा भी ली थी, लेकिन उसको इतनी उल्टियां हुई कि सारी दवा निकल गई और दवा का उल्टा रिएक्शन हुआ। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को मजबूरी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसको चेक करके बोल दिया कि उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां ली है और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। यह पुलिस केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जैसे तैसे डॉक्टर को समझाया, यह गलती से हुआ है, आप पुलिस को मत बुलाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वह डॉक्टर मान गया। लेकिन घर जाकर वैशाली को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा वह भगवान दुश्मन तक को ना दिखाए। तब से जो घर वाले उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे वह भी बिल्कुल बंद हो गई। वैशाली ने अपनी हिम्मत जुटाकर और हॉल में फैले नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। यही तो काम था उसका। सुबह पहले जल्दी उठ के घर का सारा काम निपटाओ, फिर पूरे दिन का 5 लोगों का खाना बनाकर रख के स्कूल जाओ। फिर जब 3 बजे वापस आओ तो खाए पिए सारे बर्तन धोकर फिर शाम की खाने की तैयारी करके फिर रात के सारे बर्तन करके सोने जाओ। वह अकेली 5 लोगों का सारा काम करती थी। वजह बस एक थी कि वह मांगलिक थी, घोर मांगलिक। उसके लिए 21 साल के होते ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वह 29 साल की थी। उसके लिए कोई लड़का नहीं मिला। वह एक सरकारी टीचर है, इसलिए रिश्ते भी आते रहते थे, लेकिन जब कुंडली मिलाई जाती थी तो सब मना करके चले जाते थे। उसने आज तक पंडितों के कहने पर अनगिनत पूजा की होगी, कभी पेड़ से शादी तो कभी बकरे से शादी, लेकिन उसकी कुंडली में कोई असर नहीं पड़ा। उसका मंगल वहीं का वहीं रहा। अगर देखा जाए तो उसकी अभी तक 3 शादियां हो चुकी हैं, पर पेड़ और जानवरों से। वैशाली सारा काम निपटा के अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंज रही थी। उनके बोली वह कटु वचन उसके दिल को कुचल रहे थे। वैशाली ने कुछ सोचा और सो गई। शाम वैसे ही हो गई थी और उसने सबका खाना बना कर रख दिया था। रोने की वजह से वह गहरी नींद में सो गई थी और गुस्से की वजह से किसी ने उसको रात के खाने के लिए नहीं उठाया। सुबह वैशाली की नींद खुली तो वह अपने कामों में लग गई, पर आज उसके लिए एक और काम बड़ा हुआ था। रात के खाने के बर्तन जो वह सो गई थी कर नहीं पाई थी। वैशाली ने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया और अपनी स्कूल के लिए बस स्टैंड निकल गई। वैशाली स्कूल पहुंची तो वह आज थोड़ा लेट हो गई थी। प्रेयर हो चुकी थी। वैशाली ने अपनी एंट्री की और जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाने लगी तो एक 29 साल का लड़का भागते हुए आया और वैशाली के साथ चलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। वैशाली मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। दोनों के सरनेम मिश्रा जी थे तो दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ही बात करते थे। वह लड़का अजीत वैशाली से थोड़ा सा सहकुचा के बोला, कल आपने छुट्टी ली थी? वैशाली बिना किसी भाव के बोली, हाँ, लड़के वाले देखने आए थे। अजीत का मुंह उतर गया, फिर भी वह अपनी बात आगे बोला, तो रिश्ता पक्का हो गया? वैशाली बिना किसी भाव के बोली, नहीं,
अजित के फेस पर मुस्कान आ गई और वह बोला, अच्छा लंच में मिलते हैं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वैशाली की क्लास आ गई थी तो उसने भी बस ऐसे ही ओके बोल दिया और अपनी क्लास के अंदर चली गई। लंच टाइम में वैशाली और अजित कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। अजित थोड़ा घबरा रहा था तो थोड़ा शर्मा भी रहा था। वैशाली बुक में कुछ देख रही थी कि अजित ने वैशाली के हाथ में पकड़ी हुई बुक बंद कर दी। वैशाली अजित को देखने लगी तो अजित हिम्मत जुटा के बोला, मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। वैशाली, हाँ बोलो। अजित अपने फिंगर क्रॉस करके बोला, वह हम दोनों सेम एज के हैं, हमारा प्रोफेशन भी एक है, हम दोनों अच्छी सरकारी स्कूल में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं, मैं अच्छे से सेटल हूँ, तो मैं वह तुमसे आगे बोलते हुए अजीत के शब्द लड़खड़ाने लगे। लेकिन वैशाली समझ चुकी थी अजीत क्या बोलना चाहता है, तो वैशाली खुद ही बोली, तो तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? अजीत थोड़ा असहज हो गया और लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैशाली एक सपाट लहजे में बोली, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अजीत खुशी से फूले नहीं समाया, पर वह कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, बोलो तो अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत चौंक गया और बोला, अभी शादी? वैशाली, हाँ, मुझे इतना ताम झाम नहीं पसंद। जितना शादी में खर्च करेंगे उतना अपने फ्यूचर के लिए जोड़ लेंगे, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ सेविंग कर लेंगे जो आगे बुढ़ापे में उनके काम आएगी। अजीत मुस्कुरा के बोला, तुम्हारी यही सादगी मेरा दिल ले गई। वैशाली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपनी बात को आगे कंप्लीट करते हुए बोली, लेकिन मैं घोर मांगलिक हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे ग्रह दशा के हिसाब से शादी होते ही मेरे पति के जीवन में संकट ही संकट होंगे और हो सकता है वह 1 महीने के अंदर मर जाए। अजीत सीरियस हो गया और बोला, तुम पागल हो क्या? पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों में विश्वास रखती हो? वैशाली एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है? तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अगर वह हाँ बोलते हैं तो आज ही शादी कर लेते हैं। अजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने घर पर बात करता हूँ, देखना वह तुरंत मान जाएंगे। वैशाली ने सब बस अपना सिर हिला दिया, पर मन में वह हंस रही थी। अजीत चला गया तो वैशाली भी फिर से अपनी बुक में कुछ पढ़ने लगी। वह बैठी जरूर वहाँ थी, लेकिन वह जानती थी अब शायद अजीत वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स बताइए, अजीत वापस आएगा? वैशाली की शादी किससे होगी और वैशाली के घोर मांगलिक होने का उसके पति पर क्या प्रभाव होगा? तो देखने के लिए बने रहिएगा सेकंड पार्ट के लिए। फ्रेंड्स आज का भाग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इसके 152 भाग है, उसमें से ये एक भाग पूरा हो चुका है और फ्रेंड्स मैंने इस भाग के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो आप कमेंट्स करके बताओगे तभी मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने हिंदी में टाइप किया है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग की है। आपको ये टाइप में भी मिल जाएगा और रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें मेरा बहुत ज़्यादा समय लगा है। अगर आप मुझे मैसेज करोगे सेकेंड पार्ट के लिए तभी मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको ये भाग कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।